हाँ तो बच्चों, प्राइम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज ब्लड के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं। ब्लड को समझाना चाह रहे हैं कि ब्लड में होता क्या क्या है और मतलब कैसे कैसे कितने प्रोटीन होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। और ध्यान से सुनिए। ये हमारा ब्लड जो होता है, सबसे पहली बात तो ये होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कहते हैं किसको? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं इसको? कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं कि ये पूरे शरीर में जो हमारे में ब्लड है, सारे शरीर में, ये इसको ना जोड़े रहता है। अब मानो हमारी उंगली का ही ब्लड बंद कर दिया हमने, तो ये ब्लड ना खराब हो जाएगा, इसको सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको मतलब हमारे बोन को, पूरे हड्डियों को, ये सबको ना ब्लड एक कसे रहता है, जोड़े रहता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, संयोजी ऊतक, सबसे पहली बात। और अब बात आती है इसकी कि ये क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। तो इसके पीएच वैल्यू की, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है ना। बात करेंगे मन की, मेल हो या फीमेल हो, इसमें जो है 7.4 होता है। तो 7.4 होता है तो इसीलिए ये होता है बेस, यानी क्षार। जैसे अब ये है, ये पीएच स्केल बना रहे हैं हम, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में ये जो होता है यहाँ 7, ये होता है वाटर, पानी। ना ये अम्लीय होता, ना ये क्षारीय होता। और इधर जो ये चलती हैं, जैसे ये 6 हो गया, ये 5, 4, 3, इस तरह की, तो ये इधर वाले क्या हो जाते हैं? ये अम्लीय हो जाते हैं। और यहाँ से जब इधर को बढ़ता है 7 के ऊपर 8, 9, 10, इस तरह से, तो ये क्या होता है? ये क्षारीय हो जाता है, ये बेसिक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है? ये बेस है। और बात करें मेल में कितना ब्लड होता है, तो मेल में ब्लड होता है 5.5 लीटर और फीमेल में ब्लड होता है 5 लीटर। अब कहेंगे कि फीमेल में कम क्यों होता है? तो फीमेल में कम होता ही है, ये नहीं कहेंगे क्यों होता है, ये फीमेल में कम होता है, ये 5 लीटर होता है। और इस ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है ना, ये बनता कहाँ है? ये बनता कहाँ है? ये बनता है बोन मैरो में, जो हमारे शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जैसे थाई की हड्डी होती है, जांघ की, और ये बड़ी बड़ी जो हड्डी होती हैं इनके, ये उसमें बनता है। उसमें जो खोखला पार्ट होता है ना, हड्डी का अंदर वाला जो हड्डी है, ये हड्डी है, हड्डी का जो अंदर वाला ये खोखला पार्ट होता है, इसका निर्माण इसमें होता है, ठीक। और बोन मैरो में जो निर्माण होता है, ये होता है वयस्क मनुष्य का, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं, गर्भ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन गर्भ में जो इसका निर्माण होता है बच्चे में, वो कैसे होता है? वो होता है बच्चों लीवर में, ठीक है ना, बच्चे के लीवर में होता है ये। मतलब एडल्ट में तो होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और बात करें बच्चे की, तो बच्चे के ये लीवर में होता है। अब बच्चा जब पैदा होता है तो देख लेना, हर बच्चे के पीलिया होता है। तो लीवर में इतना ये ब्लड जो है बन नहीं पाता है, इसलिए बच्चे के पीलिया हो जाता है, खून की कमी होती है, ठीक। अब बात करेंगे भाई ये स्टोर कहाँ होता है। तो स्टोर होता है एक, हमारा एक ऑर्गन होता है तिली, स्प्लीन, ठीक है ना। ये स्टोर उसमें होता है। उस तिली को हम जो है, अंग को, ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? उसे ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक। और दूसरी बात करें तो हम इसको और कहाँ स्टोर कर लेंगे? इस तिली के अलावा, इस तिली के अलावा हम ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं। तो ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं, तो ब्लड बैंक में ये जमता क्यों नहीं है? ये क्लॉटिंग क्यों नहीं होती ब्लड बैंक में? क्लॉटिंग मतलब थक्का क्यों नहीं जमता? तो ब्लड बैंक में जब हम इसको इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसमें हम एक केमिकल मिला देते हैं
उस केमिकल का नाम है सोडियम ऑक्सलेट। ठीक, तो सोडियम ऑक्सलेट की वजह से ये जम नहीं पाता है, क्लॉटिंग नहीं होती है ब्लड में। और दूसरी बात, हम इसको ब्लड बैंक में, ये सब एक क्वेश्चन आता है कि हम इसको ब्लड बैंक में कितने दिन तक ब्लड को जीवित रख सकते हैं। तो हम इसको ब्लड बैंक में 40 दिन तक, इसको 40 दिन जीवित रखते हैं। अगर हम इस अंतराल में इसको यूज कर लेते हैं तो ये ब्लड सही है, वरना एक्सपायर हो जाता है। और इसको कितने टेम्परेचर पर रखते हैं? इसको हम रखते हैं 4 अंश सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ब्लड बैंक में। तो ये एकदम सुरक्षित रहता है और बढ़िया रहता है। तो हम इसको ना 40 दिन के अंतराल में ही जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। और बात करें अब हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन कितना होता है मेल में? ये सब याद रखने योग्य बातें हैं। हीमोग्लोबिन मेल में होता है 14 ग्राम डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन को नापते हैं डेसीलीटर में, इसीलिए ना DL लिख देते हैं। और फीमेल में होता है 13 ग्राम DL डेसीलीटर। ठीक है ना। अब बात आती है कि रक्त की परिसंचरण की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। ठीक, अब बात करते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में करता क्या क्या है। ये जो रक्त है, हमारा खून है, ये शरीर में हमारे में क्या क्या करता है। तो एक तो ये हमारे शरीर का, जब ये ब्लड ना सर्कुलेशन होता रहता है तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको ये नियंत्रण रखता है, यानी 37 अंश सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बना के रखता है। तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 अंश सेंटीग्रेड। ठीक, और जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, उनका ये परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का पूरे शरीर में बांटता रहता है, सर्कुलेट करता है। ये भी कार्य ब्लड का ही होता है। ठीक, अब बात आती है गैसों का। अब ये जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसका भी आदान प्रदान ब्लड ही करता है। और उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, जैसे हम पेशाब करते हैं, तो ये भी ब्लड के ही जरिए करते हैं। ये ब्लड ही ना हमारी किडनी में पहुंचा देता है। और डायलिसिस मेथड से जो है उसको निष्कासित कर दिया जाता है यूरिन के द्वारा। यूरिन के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, अब बात करें तो ये आती है कि ब्लड कितने प्रकार के, किस किस से मिलकर बना होता है। तो ब्लड में ना 60% तो होता है प्लाज्मा, और वो भी किस रूप में होता है? वो होता है लिक्विड रूप में। ठीक, लिक्विड यानी एक द्रव के, एक पदार्थ के रूप में होता है। और एक होता है कार्पल्स यानी रुधिराणु या बिंबाणु बोलते हैं उसको, तो 40% होता है उसके रूप में। तो ये टोटल मिलकर 100% हो जाता है। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बात करते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। हाँ, तो बच्चों अब बात करते हैं जो हमारा ठोस पार्ट था कार्पल्स की। ठीक है ना, ब्लड 2 भागों में बांटा था हमने, एक तो प्लाज्मा और एक कार्पल। तो कार्पल्स में क्या क्या होता है? एक तो WBC होता है, ठीक है ना, और एक होता है RBC और एक प्लेटलेट। वैसे मेन जो है ये 3 ही माने जाते हैं ब्लड में। ये तो होने को तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये याद रखने योग्य बातें होती हैं। तो RBC जो होती है, ठीक है ना, RBC में 50 लाख संख्या होती है RBC की। ठीक, और WBC की होती है 10,000। और प्लेटलेट की संख्या केवल 2 लाख होती है। लेकिन इसकी कमी शरीर में होने से एकदम कमजोरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी। तो इसमें यह बात याद रखने योग्य है, जो इसके ये रुधिराणु हैं, ठीक, रुधिर अणु ही खराब होते हैं, प्लाज्मा कभी खराब नहीं होता। ठीक, प्लाज्मा हमेशा जीवित रहता है।
ये जो रुधिराणु होते हैं, ये कार्पल्स जो हैं, ये जैसे आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ, प्लेटलेट हुआ, तो ये ही ब्लड में ना कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन प्लाज्मा हमेशा बराबर होता है। ठीक, अब बात करें तो आरबीसी का क्या काम होता है। ये जो आरबीसी है, इसका जो आकार होता है आरबीसी का, इसका आकार होता है गोल। ठीक, गोल शेप का, इस तरह का गोल शेप का, और बीच में से थोड़ा दबा हुआ, ये होता है आरबीसी का। और ऊंचाई पर बात करें कि हम अगर जैसे मानो कहीं ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो ऊंचाई पर चढ़ते समय जो है इसका आकार जो है थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, जिससे ब्लड अगर हमारा खराब हो रहा है तो वो एस्प्लिन में ही जाएगा, उसका जो है निवारण वहीं के वहीं नहीं होता जैसे सेल्स में हो जाता था। और इसमें केंद्रक नहीं होता। तो बात करें अब जैसे कि आरबीसी से हम पता कर सकते हैं कि ब्लड में डीएनए और आरएनए है या नहीं है, तो हम जो है आरबीसी से कभी भी पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें रुधिराणु जो है वो कितने होते हैं, 95%। और ब्लड में जो है, अगर हमारा ब्लड एकदम ठीक है, ब्लड में आरबीसी भी है और हीमोग्लोबिन भी पूरा है, तो कुछ नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, पढ़ने का मन भी करेगा और एकदम से चुस्त फुस्त रहेंगे और सुबह को उठेंगे तो एकदम बढ़िया। और अगर हमारे इसमें इसकी कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की कमी से ही हमारे शरीर में क्या रोग हो जाता है, एक एनीमिया रोग हो जाता है, जिससे चिड़चिड़ापन और एक मन नहीं कर रहा किसी काम करने का, इस तरह के ये सिम्टम्स आते हैं। और बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है, आकार होता है, शेप में आकार होता है डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, वो जहाँ भी जाएगा वो जिस उसमें भी भरा जाएगा वो उसी का आकार ले लेगा। और इससे हम डब्ल्यूबीसी से हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी से हम डीएनए आरएनए की जांच आराम से कर सकते हैं कि हाँ डीएनए है इसमें ब्लड में, डब्ल्यूबीसी से ही। क्यों कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का अहम रोल होता है हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ रखने में। क्या होता है, अब जैसे मानो ये हुआ था कोरोना, तो इसमें क्या था, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं था इस कोरोना का। अब क्या है, अब एंटीबॉडी आ गया। तो इसके प्रकार क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी के, इसके प्रकार ये होते हैं एंटीबॉडी का मतलब होता है रक्षा, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है उसको कहते हैं एंटीबॉडी। तो रक्षा किस तरह से करता है, अब हमारे ब्लड में किसी मच्छर ने काट लिया, ठीक, तो उसमें से वायरस आ गया। जब वायरस आ गया तो उसकी पता हम कैसे करेंगे कि वायरस आ गया, उसकी पता हम करेंगे एंटीबॉडी। जैसे ही हमारे ब्लड में कोई वायरस प्रवेश करेगा तो एंटीबॉडी एकदम से पता कर लेगा कि आ गया एकदम से, अभी देखता हूँ। तो एंटीबॉडी का बस की वो वायरस मारना नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीबॉडी बता देगा कि शरीर में किस तरह का क्या वायरस घुसा है, उसको पकड़वाने में मदद करेगा और उसको मरवाने में मदद करेगा। तो वो किसके पास जाएगा, वो लिम्फोसाइट को संकेत देगा कि हमारे ब्लड में ये वायरस घुस चुका है। तो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट जो होते हैं, इनका सबसे बड़ा कार्य होता है वायरस को ख़त्म करने में। अगर हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है तो लिम्फोसाइट की कमी के कारण हमें हर कोई बीमारी पकड़ लेगी, नज़ला, जुकाम, छोटी छोटी बीमारियां, एक मतलब किसी के पास गए उसके कोई बीमारी है हम तुरंत पकड़ लेंगे, अगर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो है लिम्फोसाइट की कमी है। तो लिम्फोसाइट का तो बहुत बड़ा रोल होता है इस ब्लड को हमारे को हेल्थी बनाने में और वायरस को ख़त्म करने में। और ये मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल और ईसोफिल और ये इनका कोई इतना खास अहम रोल नहीं होता है, ये तो केवल नाम के होते हैं कि भाई हाँ ये हैं हमारे शरीर में, तो इनसे ना हमको ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट की। तो प्लेटलेट में
से हम भी पता नहीं कर सकते कि हमारे शरीर में डीएनए आरएनए है या नहीं है प्लेटलेट में। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक नहीं है। और ये प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। अगर हमारी प्लेट कम हो जाती हैं, जैसे माने डेंगू हो गया और मलेरिया हो गया, अब तो नॉर्मल फीवर में भी एकदम से प्लेटें कम हो रही हैं तो मनुष्य पे खड़ा नहीं हुआ जाता फीवर जाने के बाद। तो ये सब प्लेटलेट होती हैं और कम ज़्यादा होती रहती हैं। तो इन्हें बढ़ाने के लिए क्या होता है? इन्हें बढ़ाने के लिए बकरी का दूध, पपीते के पत्ते और गिलोय की बेल बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, इस प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए। अगर हमारी प्लेटलेट ज़्यादा कम हो जाती हैं तो हमारे कुछ अंगों से ब्लड आने लगता है, जैसे नाक से ब्लड आएगा, मुंह से ब्लड आएगा। तो ये बात रही ब्लड की। और हम बहुत ही जल्द आगे एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो अब देखना, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। बस यही प्रार्थना है आपसे हमारी कि हमारे प्राइम स्टडी चैनल को बस रातों रात कर दो, जो एकदम लाइक और सब्सक्राइब हो जाएं तो हम भी एक अच्छे डिजिटल बोर्ड पे आपको ना अच्छी अच्छी बातें पढ़ाएं और खूब ज्ञान बांटेंगे। ओके, नमस्कार, थैंक यू।